तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में होती है और नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में होती है। अगर किसी मेटल के लिए जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मतलब ये है उसका मेटालिक करैक्टर उतना ही ज्यादा है। और अगर किसी नॉन मेटल का लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में काफी ज्यादा है, तो मतलब उसमें नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोग कर क्या रहे हैं, एक एलिमेंट है ई, उसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए ई माइनस के अंदर। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी एनर्जी में चेंज आता है उसे हम लोग कह देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो तो जैसे आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कॉन्जिक्यूटिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे ही अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो हमारे पास में एलिमेंट है ई, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो बन गया ई माइनस। अब जब वो ई माइनस बन चुका है तब आप उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं ताकि वो बन जाए ई माइनस टू। और जब वो ई माइनस टू बन जाए तब आप उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं ताकि वो बन जाए ई माइनस थ्री। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो भी एनर्जी में चेंज आया उसको आपने कह दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आपने ऐड करना चाहा तब आपने कहा उसको सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब आपने थर्ड को ऐड करना चाहा तब आपने उसे कहा थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बच्चों, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अगर मेटल और अगर नॉन मेटल हुआ तो ये वैल्यू पर सेकंड इतनी हमेशा पॉजिटिव में ही आती है, कभी नेगेटिव में नहीं आती। इसका रीजन ये है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद में वहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने का मतलब है अब दूसरे या तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो खाली जगह है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कम। तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तब अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन और जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों पे चार्ज सेम है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करने लग जाते हैं, रिपेल, बाहर धकेलने लग जाते हैं। और जब इस रिपल्जन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है, तो सीधी सी बात है अगर एटम इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो उसे ऐड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ जाती है। और जब हमें एनर्जी लगानी हो या हम एनर्जी लगाते हैं तब जो वैल्यू आती है वो हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव के अंदर आती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव या पॉजिटिव किसी में भी हो सकती है, मेटल्स के लिए पॉजिटिव और नॉन मेटल्स के लिए नेगेटिव। पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू हमेशा ही किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने के बाद में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाता है। और अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं तब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल। और इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब भी हम एनर्जी लगाएंगे तो वैल्यू जो होगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव के अंदर आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर नहीं आया? आ गया तो फिर लिखो।
first electron gain enthalpy first electron gain enthalpy can be positive, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर मेटल्स, ब्रैकेट क्लोज, और नेगेटिव ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर नॉन मेटल्स, ब्रैकेट क्लोज. but second and higher electron gain enthalpies of all elements is in positive, because after addition of one electron, comma, the number of electrons and electronic repulsion in the valence shell increases. Therefore repulsion is experienced by the upcoming second electron, full stop. Hence to overcome this repulsion, energy is given to the atom. आपके सामने बोर्ड पर दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एक डेल EgH1 ऑक्सीजन के लिए और एक डेल EgH2. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी -141 किलो जूल है, सेकंड आप देखेंगे +780 किलो जूल. लिख लियो. कमेंट्स मेरे पास आ गए हैं. लास्ट लाइन, अरे भाई लास्ट लाइन क्या थी मुझे याद नहीं. इक्वेशन समझा दो. ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो O- बन गया, और जब ये O- बन गया है तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये O-2 बन गया.
फर्स्ट केस में जो एनर्जी में चेंज आया उसे आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा, और सेकंड में जो चेंज आया उसे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा। फर्स्ट के केस में एनर्जी रिलीज हो रही थी कितनी, 141 किलो जूल की, जबकि सेकंड में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कितनी, 780 किलो जूल। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं और कैसे। पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस पर चार्ज आता है प्रोटॉन्स की वजह से। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो देखो शेल का नंबर रहता है सेम। कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर जो है वो लगातार बढ़ता जाता है, और जब लगातार बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस पर चार्ज या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ज्यादा फोर्स से अगर अट्रैक्ट कर सकता है, तो जरा सोच करके मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में बढ़नी चाहिए या पॉजिटिव में बढ़नी चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होनी चाहिए या नेगेटिव में इंक्रीज होनी चाहिए। योगेश का कहना है पॉजिटिव। या लास्ट क्लास में योगेश नहीं आए थे क्या? दीक्षिता का भी कहना है पॉजिटिव। दीक्षिता भी लास्ट क्लास में नहीं आई थी। हाँ, नियति का सही जवाब नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या इलेक्ट्रॉन को लेने वाला जो है वो कौन होता है, नॉन मेटल। और जैसा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा है, तो आपका एटम खुद इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, मतलब नॉन मेटल हुआ। और अगर नॉन मेटल हुआ तो उसके लिए वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। तो पहला फैक्टर है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं in a period when we move from left to right, when we move from left left to right comma effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases, full stop. Therefore incoming electron experience more nuclear force of attraction, and electron gain enthalpy becomes more negative. Electron gain enthalpy becomes more negative. दूसरा फैक्टर है बच्चों एटॉमिक साइज।
अगर हम लोग एक ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर बताओ इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा। साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, उस पर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मतलब गेन नहीं करना चाहता, तो जरूर इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता होगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करना चाहता है मतलब मेटालिक करेक्टर जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो बताओ एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज होगी या नेगेटिव में इंक्रीज होगी। हाँ जी, बिल्कुल पॉजिटिव में इंक्रीज। तो आप लोग एटॉमिक साइज, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक साइज और जो नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा on moving top to bottom in a group, on moving top to bottom in a group, atomic size increases. Atomic size increases, therefore the incoming electron experience less nuclear force of attraction, less nuclear force of attraction, less nuclear force of attraction, hence the electron gain enthalpy increases in positive, or decreases in negative. अब बच्चों जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पूछा जाएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का। आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे या तो उन सभी की वैल्यू नेगेटिव में होगी या फिर उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ इतना आपको बताएंगे कि एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। आपको मैग्नीट्यूड वाइज देखना है, मैग्नीट्यूड जिसका भी ज्यादा होगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा कहलाएगी। जैसे +10 +20 +30 +40, इसमें पूछा जाए कि मैक्सिमम किसकी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आंसर देंगे +40। अगर -10 -20 -30 -40 पूछा जाए मैक्सिमम किसकी है तो भी आपको आंसर देना है -40, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी गेन हो रही है। -40 का मतलब एनर्जी ज्यादा जो है वो रिलीज हो रही है और +40 का मतलब ये है एनर्जी जो है वो ज्यादा गेन हो रही है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पहले तो ये कमेंट करके बताओ इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए या नेगेटिव में। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए या फिर नेगेटिव में।
नेगेटिव में होनी चाहिए क्योंकि सभी नॉन मेटल्स हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, तो बच्चों आपको पहले वो रखना है जिसकी वैल्यू नेगेटिव में सबसे कम है। जैसे -10 सबसे कम, फिर उससे ज्यादा -20, -30, -40। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख करके बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के बताइए। अच्छा सुमित, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर क्लोरीन। ये आयोडीन, ब्रोमीन तो मैं हजम कर गया, ये फ्लोरीन, क्लोरीन को मैं हजम नहीं कर पाया। जरा रीजन भी बताओ सुमित। वाह, बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो सुमित 1.5 बन रहा है तू, बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो वीरेंद्र का भी सेम जवाब होगा कि सर बोर्ड पर लिखा हुआ है इसीलिए हमने क्लोरीन को मैक्सिमम रखा है। देखो बच्चों, सुमित ने जो कमेंट किया है आप सही है। सबसे कम नेगेटिव में वैल्यू जो है वो आयोडीन की है, उससे ज्यादा नेगेटिव में ब्रोमीन की है, फिर उससे ज्यादा नेगेटिव में होनी तो चाहिए थी क्लोरीन की, पर यहां आती है फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो है वो बन जाती है क्लोरीन की। इसका रीजन आप लोग समझिए। अच्छा, कोई बताएगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज किसका है? कौन सा सबसे छोटा है? छोटा साइज वाइज पूछ रहा। हाइड्रोजन गलत जवाब। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में आता है, जो सबसे छोटा है वो कभी लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता, वो राइट साइड में आएगा। जो सबसे छोटा होता है बच्चों वो लेफ्ट साइड में नहीं आता, वो राइट साइड में आता है। हीलियम, नोबल गैसेस वंडरवॉल रेडियस दिखाती हैं, और जैसा आपने पढ़ा है कि वंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे छोटा नहीं होता, वो सबसे बड़ा होता है। तो हाइड्रोजन गलत हो गया, हीलियम गलत हो गया, फिर सही जवाब क्या है? अब तो खैर आना ही था सही जवाब, फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज छोटा नहीं, एक्सेप्शनली छोटा है, मतलब जितना छोटा होना चाहिए उससे भी ज्यादा छोटा है। दो ही तो शेल है बेचारे में, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियस इन दोनों शेल्स को बहुत ज्यादा, बहुत नजदीक जो है खींच लेता है, तो साइज बहुत छोटा, सबसे छोटा हो जाता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड करने जा रहे हैं, पर क्योंकि इसका साइज एक्सेप्शनली छोटा है तो इसमें
इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जगह ही नहीं है। न्यूक्लियस तो चाहता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, पर जो एनर्जी लेवल्स, जो शेल्स ऑर्बिट्स हैं, उनमें खाली जगह नहीं है, क्योंकि साइज इसका बहुत ही ज्यादा छोटा है। और जब खाली जगह नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाएंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देंगे। और जब रिपेल करना शुरू करेंगे तो इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए थोड़ी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। भाई जब वो रिलीज कर रहा था तो नेगेटिव में थी, पर कुछ एनर्जी हमने लगा दी तो पॉजिटिव में भी जो है वो एनर्जी ऐड हो जाएगी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर जो है वो नेगेटिव में थोड़ा कम आ जाएगा। इस वजह से फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के मुकाबले थोड़ी कम नेगेटिव में होती है। क्लोरीन के लिए ये वैल्यू -349 होती है, फ्लोरीन के लिए -328, ब्रोमीन के लिए -325 और आयोडीन के लिए -295। कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है? क्लियर है तो तुम लोग अब बड़े हो गए हो, फटाफट से इस एक्सेप्शन का रीजन अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर लिख लो जल्दी से। इस एक्सेप्शन का रीजन जो है अपनी ओन लैंग्वेज में फटाफट से लिख लो। सेम ऐसा ऑक्सीजन और सल्फर के केस में भी तुम्हें देखने को मिलेगा, और नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है। देखो अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जैसा मैंने आपको समझाया था, तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशन, एक आपका फुल्ली फिल्ड, एक आपका हाफ फिल्ड और एक आपका पार्शियली। अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हो, ऐड करने के बाद में वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर अनस्टेबल
हो जाएगा तो एटम ऐसा नहीं होने देना चाहेगा, मतलब एटम इस चीज को अपोज करेगा, और अगर अपोज करेगा तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड आसानी से नहीं कर पाएंगे, और इस कंडीशन आपको कुछ एनर्जी जो है देनी पड़ेगी एटम को, ताकि वो चुपचाप इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो एक नोट बना करके लिख दीजिएगा, if electronic configuration of an atom is if electronic configuration of an atom is more stable, is more stable, then some amount of energy is given, then some amount of energy, then some amount of energy is given to the is given to the atom to gain electron. Hence, its electron gain enthalpy increases in positive, और या आप कह सकते हैं decreases in negative, increases in positive और decreases in negative, decreases in negative। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें से वो कौन है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें से वो कौन है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी? बताओ भाई। दीक्षिता, योगेश का कहना है फ्लोरीन। योगेश बेटा क्या नशे में है क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्लोरीन का एक्सेप्शन समझाया था, वैल्यूज जो है वो मैंने बताई थी। फ्लोरीन की -328 वैल्यू बताई थी। कान का मैन निकाल, तो आंसर आपका आएगा बच्चों नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इन चारों में नाइट्रोजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, हाफ फिल्ड। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन सभी की वैल्यूज नेगेटिव में होंगी, इन सभी की वैल्यू नेगेटिव में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, सबकी वैल्यू नेगेटिव में है। और विकास बेटा थोड़ा देख, सब लोग कमेंट कर देते हैं, उसके बाद में तू उनका आंसर देख के कमेंट करता है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज अगर नेगेटिव में है तो।
अंशुल ने कमेंट किया है बेटा। अंशुल 4 एलिमेंट दिए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर चारों एलिमेंट का बताना है। हाँ बच्चों, दीक्षिता वीरेंद्र ने कमेंट कर दिया है, जल्दी से इनके कमेंट को कॉपी करके पेस्ट करके सेंड कर दो मुझे। प्रिया, ये क्या बेटा कमेंट किया है तुमने, उल्टा ही कर दिया। जल्दी बच्चों, जल्दी आंसर को कॉपी पेस्ट कर दो जल्दी से, जैसा कि ज्यादातर बच्चे करते हैं अपने ग्रुप में। तो सबसे कम फास्फोरस, उससे ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा सल्फर और सबसे ज्यादा क्लोरीन। जिन बच्चों ने सही कमेंट किया उनको बधाई हो, और जिन्होंने नहीं किया उनकी पिटाई हो। तो बच्चों ये अपना नेक्स्ट जो ट्रेंड हमने किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हो गया। अगला जो ट्रेंड, अगली जो प्रॉपर्टीज हमें पीरियोडिक टेबल में करनी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन के बच्चों दो टाइप के पेयर्स होते हैं, एक आपके बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। मैंने आपको 10th क्लास में भी समझाया है। ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्ड बनाता है, उन्हें तो हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड पेयर। और ऐसा पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता उन्हें हम लोग कहते हैं लोन पेयर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भैया बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बन रहा होगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। तो इन दोनों में से कोई एक एटम ऐसा होगा जो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स, किन दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे थे आपस में, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, उसे हम लोग कहते, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उस एटम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या लगता है कौन ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहेगा, जो स्मॉलर है, जो छोटा एटम है वो, या जो लार्जर, जो बिगर, जो बड़ा एटम है, कौन ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहेगा, जो छोटा है, स्मॉलर है, या फिर बिगर, या जो बड़ा है? ठीक है, जो स्मॉलर है, छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एटम का साइज जितना ज्यादा छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, और एटम का साइज जितना बड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट ऑपोजिट जो है वो है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉनिक पेयर को या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर शिफ्ट करने की पावर है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो बॉन्ड दो एटम्स के पीछे बनती है, उन दोनों में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों नेगेटिव है। पार्शियल का मतलब आधा अधूरा, आधा अधूरे का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी वो खींच रहा है, अट रहा है। जब ले लेता है करेक्ट नॉन मेटालिक करेक्टर कहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मतलब ये नहीं है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया,
मतलब ये है कि एटम का बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ उससे थोड़ा दूर शिफ्ट हो रहा है। जब वो दे देगा तब इस करेक्टर को हम लोग कह देते हैं मेटालिक करेक्टर। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक करेक्टर दोनों सिमिलर वे में काम करते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। और अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब मेटालिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ हम लोग बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को भी कंपेयर करते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ ली तो जस्ट उसका अपोजिट करते जाइए, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बन जाएगा। तो आप एक काम करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ये हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो मैं दो तीन तो नए टॉपिक को हम लोग नई क्लास में आपसे